नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अगर भारत के सभी नागरिकों से एक सवाल पूछा जाए कि आप खुद को निर्भीकता के स्केल पर कहां पाते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? पहला तो यही सवाल होगा कि निर्भीकता का स्केल क्या होता है। इस पर मेरा सवाल है, क्यों नहीं अब तक ऐसे स्केल की कल्पना की गई? पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने निर्भीकता का स्केल क्यों नहीं बनाया, जिससे हम हर साल की बड़ी घटनाओं के समय नागरिकों की सक्रियता, मुखरता और डर से स्वीकार्यता और डराने की उग्रता के स्केल में जांच सकें। इसी से पता चलेगा कि किसी देश के नागरिक तब क्या करेंगे जब उस देश में नगरपालिका से लेकर न्यायपालिका तक में ऐसे लोग आ जाएं जो मिलकर संविधान की हर कल्पना को कुचलने लग जाएं। नागरिक के साथ न्याय राजनीतिक आधार पर करने लग जाएं, तब उस देश के नागरिक अपने संविधान को बचाने आएंगे या उसे खत्म होता चुपचाप देखते रह जाएंगे, बल्कि उसमें शामिल भी हो जाएंगे। इसका अंदाजा हर देश को पहले से होना चाहिए और तभी होगा जब हर देश के पास निर्भीकता का स्केल होगा। स्केल ऑफ करेज जानने का कोई फॉर्मूला निकाला जाए। इसकी जांच नागरिक और सरकार दोनों ही स्तर पर होती रहनी चाहिए। इस समय कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भाषण की बात हो रही है कि उन्होंने ट्रंप की आलोचना की और अमेरिका और अपने स्वार्थ में नियमों को कुचलने वाले पश्चिम के देशों की भी आलोचना की। संजय बारू ने लिखा कि भारत यह मौका चूक गया। कार्नी ने जैसा भाषण दिया है वैसा भाषण किसी निर्गुण देश को देना चाहिए। अपने लेख में संजय बारू भारत के नेहरू, इंडोनेशिया के सुकार्नो और मिस्र के नासर को याद करते हैं। संजय बारू कहते हैं, कोई और दौर होता तो यही भाषण भारत के प्रधानमंत्री ने दिया होता। कार्नी के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी जवाब दिया। जब ट्रंप ने कहा कि नेटो को अमेरिका सब कुछ देता है मगर नेटो कभी मदद नहीं करता, तो उन्हीं के सामने नेटो के चीफ ने कह दिया, नेटो ने हमेशा मदद की, अफगानिस्तान में भी और आगे भी करेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने ट्रंप के इस बयान की आलोचना की है। कहा है, अफगानिस्तान युद्ध में ब्रिटेन के 450 से अधिक सैनिक मारे गए। ट्रंप भूल गए हैं और गलत बोल रहे हैं। क्या इस एक साल में भारत के प्रधानमंत्री मोदी को एक भी मौका नहीं मिला जिसमें वे ट्रंप के फालतू और संप्रभुता का अतिक्रमण करने वाले बयानों की निंदा कर सकते थे, जवाब दे सकते थे और अपने विचार दुनिया के सामने रख सकते थे, जैसे कार्नी ने रखा? भारत क्यों नहीं बोल पाया? भारत के लोग जिस नेतृत्व की कल्पना में दिन रात मरे जाते हैं, उस नेतृत्व ने बोलने का साहस क्यों नहीं दिखाया? चीन ने तो बोला, रूस ने भी, ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, कनाडा, सब ने ही बोला। भारत के प्रधानमंत्री केरल और बंगाल के बहाने घुसपैठ और मुस्लिम लीग पर भाषण दे रहे हैं। इसीलिए निर्भीकता का स्केल होना बहुत जरूरी है। तभी हम इस आधार पर नागरिक के किरदार और सरकार के किरदार का बेहतर मूल्यांकन कर सकेंगे। दुनिया भर में ऐसा स्केल होना चाहिए और भारत में सबसे पहले निर्भीकता का स्केल सेंटीमीटर या मिलीमीटर की दृश्य अदृश्य रेखाओं से नहीं भरा होना चाहिए। इनकी जगह एक छोर पर निर्भीकता लिखी हो और दूसरे छोर पर दब्बूपन, कहीं पर कुछ कम दब्बू और कुछ कम निर्भीक के भी निशान दिए जा सकते हैं और बीच में भीड़ लिखी जा सकती है कि भीड़ बनते हुए दब्बू साहसिक फील करने लगता है या भीड़ देखते ही निर्भीक डरपोक फील करने लगता है। दोनों में यह बदलाव इसलिए होता है कि कोर्ट, पुलिस और नौकरशाही सरकार के आगे परमानेंट दब्बू बनी रहेंगी और वे नागरिक अधिकारों के लिए मजबूती से आगे नहीं आएंगी। सरकार का ही पक्ष हमेशा से सारी एजेंसियां लेंगी, नागरिक का नहीं। निर्भीकता का स्केल आपको हर दिन बताएगा नगर पालिका से लेकर न्यायपालिका कितनी स्वायत्त है, कितनी निर्भीक है, कितनी दब्बू है। इस स्केल पर अगर हम लगातार आकलन करते रहें तो भारत में या कहीं भी संविधान या लोकतंत्र के भविष्य को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि इसकी रक्षा करने जनता ही आगे नहीं आएगी। सो थैंक यू बोलो, अपना काम करो। इसका अंतिम संस्कार अब होने वाला है या इसके अंतिम संस्कार की बात मत कीजिए, क्योंकि नागरिक से लेकर संस्थाएं निर्भीक हैं, संविधान की ऐसी दुर्गति नहीं होने देंगी।
सेना को इससे अलग कर देना चाहिए। निर्भीकता के स्केल से केवल नागरिक और सरकार की जांच होनी चाहिए। ट्रंप की नीतियों के आगे प्रधानमंत्री मोदी और भारत की चुप्पी पर संजय बारू के लेख की एक पंक्ति को आप ठीक से देख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। वे लिखते हैं कि ट्रंप के कारण दिल्ली को अब समझ आ गया, मोदी ट्रंप के सामने दब नहीं रहे हैं, लेकिन घुटनों पर न आने के बावजूद भी भारत अक्सर अमेरिका को खुश करने के लिए झुक जा रहा है। भारत अपने पोस्ट कॉलोनियल उत्तर औपनिवेशिक काल के आत्मविश्वास को फिर से जगा नहीं पाया है। भारत ने वो बात नहीं की जो प्रधानमंत्री कार्नी ने की है। पाकिस्तान से दोस्ती करने के लिए हम पोलैंड को सुनाकर संतुष्ट हैं। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। 2023 में जब राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सजा हुई और उनकी सांसदी चली गई, तब कांग्रेस के नेताओं ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर में राहुल की फोटो के साथ डरो मत का नारा लगाया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान साल 2022 में राहुल गांधी ने डरो मत का नारा दिया। डरो मत, किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। और दूसरी बात सुनो, अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अपने दिल में से डर को निकाल दो और जो ये देश है इसमें नफरत मत फैलाओ, इसमें भाईचारा और प्यार फैलाओ। देशभक्ति करनी है। देशभक्ति देश को बांटने से नहीं होती। एक तरफ झंडे को सलूट मारा, दूसरी तरफ एक भाई को दूसरी भाई से लड़ा दिया, यह देशभक्ति नहीं है, यह देश को कमजोर करने का काम है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को ही खारिज कर दिया, जिससे राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। कोर्ट ने कहा, निचली अदालत ने अगर सजा में एक दिन भी कम किया होता तो राहुल गांधी की सांसदी नहीं जाती। कूटनीतिक स्तर पर व्यवहारिक होना अलग बात है, डरपोक होना, दब्बू होना और निर्भीक होना अलग बात है। कई लेखों में भारत की निर्भीकता पर इन दिनों सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं नागरिकों के दब्बूपन, निर्भीकता और डरपोकता पर भी सवाल उठने चाहिए। क्या भारत ने निर्भीकता के साथ प्रयोग करना बंद कर दिया है? हर घटना के बाद लगता है समाज गलत को लेकर कुछ और सहनशील हो गया है, कमजोर पर ताकत दिखा रहा है और ताकतवर के सामने देश चुप हो जा रहा है। ओडिशा में एक पादरी के घर पर हमला हुआ। पेस्टर बिपिन बिहारी नाइक के घर भीड़ घुस गई, उन्हें मारा पीटा गया, चप्पलों की माला पहनाई गई, चेहरे पर सिंदूर लगा दिया गया, मंदिर के सामने झुकने पर मजबूर किया गया। पादरी के मुंह में गोबर ठूंस देने की बात आई, मगर पुलिस का कहना है परिवार ने इस बात की शिकायत नहीं की है। एक पादरी को चप्पलों की माला पहनाना, मारना, क्या यह नागरिक की निर्भीकता है? किसी एक को मारने के लिए भीड़ कहां से बन जाती है? कौन बनाता है? यही नहीं, पादरी की पत्नी की शिकायत के बाद मकान मालिक ने घर खाली करने के आदेश दे दिए। यानी इस संकट के समय मकान मालिक उनके साथ खड़ा नहीं है, वह भी उन्हें घर से निकाल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के सुजीत बिसोई से बात करते हुए पादरी के भाई ने कहा, मुझे नहीं लगता मेरा भाई अब उस गांव में वापस जाने की हिम्मत रख पाएगा जहां वो 8 साल से रह रहा था। क्या अपने धर्म का पालन करना पाप है? क्या हमारे देश में यह मौलिक अधिकार नहीं? पादरी के भाई ने पूछा, क्या धर्म का पालन करना पाप है? क्या यह मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संविधान में सब कुछ है। फिर यह भीड़ कैसे बन जाती है जो घरों में घुस जाती है? क्या धर्म की रक्षा का काम भीड़ के हवाले कर दिया गया है? यह पहली घटना नहीं, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। क्यों लोगों के लिए मुद्दा नहीं बनता कि ऐसा कब तक चलेगा, क्यों हो रहा है? क्या इससे देश की तरक्की होगी? देश के भीतर भीड़ एक पादरी को मार रही है और दुनिया के स्तर पर प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने चुप हो जाते हैं। इसीलिए भारत को निर्भीकता का स्केल बना लेना चाहिए। क्या भारत का समाज डरपोक है? नियम तोड़ने में, किसी की जमीन कब्जा करने में, मजबूरी का फायदा उठाकर लाखों रिश्वत लेने में
करोड़ों की टैक्स चोरी करने में, चुनाव जीतने से पहले शराब बांटने, नोट बांटने, पैसे देकर विरोधी को खरीद लेने, एजेंसी भेजकर विरोधी को तोड़ लेने समय कहीं से नहीं लगता भारत में दुस्साहस की कोई कमी है। दुस्साहस भी एक किस्म का साहस है। दुस्साहस की कमी तो नहीं दिखती। बहुत सारे रील जरूर दिखते हैं जिनमें विधायक से लेकर लफंगे तक कारों का काफिला बनाकर ताकत और बहादुरी का प्रदर्शन कर रहे हैं। तब तो नहीं लगता भारत में निर्भीकता की कमी है। लेकिन जैसे ही गलत का सवाल आता है, गलत के विरोध का सवाल आता है, मैदान खाली हो जाता है, संस्थाएं भी नागरिकों का साथ छोड़ देती हैं। क्या भारत में निर्भीकता लौट पाएगी? वह निर्भीकता जो हमें संविधान के अधिकारों से मिलती है। हाल ही में अमेरिका में स्टैंड अप कॉमेडियन सैमी ओबैद अपने कार्यक्रम में ट्रंप की आइस पुलिस पर बात कर रहे थे। वही पुलिस जो घुसपैठ के नाम पर सड़क चलते लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, गोलियां चला देती है। सैमी आइस की निंदा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, जब एक महिला खड़ी होकर उनसे बहस करने लगी। महिला ने कहा, मेरे 4 भाइयों ने सेना की सेवा की है, मैं पुलिस का मजाक होते नहीं देखूंगी। इस पर सैमी कहते हैं, हम भी सेना का सम्मान करते हैं, मगर हम चाहते हैं पुलिस गलत काम ना करे। महिला इस बात से सहमत नहीं होती। तब सैमी कहते हैं, हम सभी को संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दिया है। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं तो आप बाहर जा सकती हैं या फिर यहीं बैठकर सुन सकती हैं, लेकिन आप अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार के नाम पर हम सबके अधिकार का हनन नहीं कर सकती। इसके बाद सैमी का शो जारी रहता है। भारत में जब कॉमेडियन पर हमला होता है, पुलिस भेज दी जाती है, तो एक भीड़ खड़ी हो जाती है और उसका समर्थन करने के लिए लोग आ जाते हैं। सरकार का समर्थन करने वाले कभी इस बात की निंदा नहीं करते। अगर कोई कॉमेडी नहीं कर सकता है, तब फिर इस देश में निर्भीक होना मुश्किल हो जाएगा। और बिना निर्भीकता के आपको लगता है कि आपकी नागरिकता सुरक्षित है, तो आप भ्रम में हैं। हमारा सिस्टम भी निर्भीकता को प्रोत्साहित नहीं कर रहा। क्या हम सिस्टम के भय के सामने खड़े होने वाले नागरिकों की बहादुरी को बहादुरी मानते हैं? क्या हमें बहादुरी की मिनिएचर ही पसंद आती है? क्या आपने कभी गौर किया, जिस भारत में बाल बहादुरों को प्रोत्साहित किया जाता है, उस भारत में पुलिस के दमन का विरोध करने वाले नागरिकों, तबादले के डर के बाद भी फैसला देने वाले जजों की बहादुरी का सम्मान क्यों नहीं होता? हम बच्चों की बहादुरी को क्या इसलिए सम्मानित करते हैं कि अब इसके बाद बहादुर होने पर पुलिस का डंडा, जेल, तबादला, छापा मिलेगा? बहादुरी का पुरस्कार पाने की उम्र इसी के साथ समाप्त होती है। यूपी के संभल के जिला जज विभांशु सुधीर के तबादले को इससे जोड़ा जा रहा है कि उन्होंने संभल के पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी सहित 20 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दायर करने के आदेश दिए। आदेश देने के बाद ही उनका तबादला हो गया। 13 साल में उनका 16वां तबादला है। क्या राजस्थान के जज दिनेश कुमार गुप्ता को भारत की राष्ट्रपति बहादुरी का पुरस्कार देना चाहेंगी, जिन्होंने अदानी समूह की कंपनी पर 4000 करोड़ का जुर्माना लगाने के आदेश दिए और उसके बाद उनका तबादला हो गया? क्या राष्ट्रपति गौरी लंकेश को बहादुरी का सम्मान दे सकती हैं? उल्टा उनकी हत्या के आरोपियों को बेल मिली और आज वो निकाय चुनाव जीत गया। क्या भारत की सरकार छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर को सम्मानित कर सकती है? हजारों पत्रकार डर और लालच के आगे झुक गए, लेकिन जो खड़े रहे, गलत का विरोध करते रहे, उन्हें संविधान से चलने वाले सिस्टम ने क्या दिया? हौसला तोड़ने के अलावा। अंधविश्वास के खिलाफ बोलने वाले नरेंद्र दाभोलकर की हत्या कर दी गई। गोविंद पंसारे, एमएम कलबुर्गी की हत्या कर दी गई। क्या आप सोच सकते हैं कि उनकी निर्भीकता को सम्मानित किया जाएगा? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जनरल डायर से पूछताछ हुई तो उसने कहा उसने वही किया जो कानून में कहा गया है। भीड़ के नियंत्रण के लिए कानून में इसी प्रकार के प्रावधान दिए हुए हैं। डायर का अन्याय भी यहां न्याय का रूप लेता हुआ दिखता है। हर समय कानून के नाम पर किया जाने वाला काम न्याय नहीं होता है, अन्याय भी होता है। उस अन्याय का प्रतिकार करने वालों के साथ समाज और सरकार और मीडिया क्यों नहीं खड़ा हो पाता? अगर निर्भीकता का सम्मान नहीं होगा, तब फिर इस नागरिकता का क्या काम रह जाएगा? संविधान सभा की बैठक के दौरान 16 सितंबर 1949 को आर्टिकल 22 के तहत प्रिवेंटिव अरेस्ट पर बहस हो रही थी। प्रस्ताव पढ़कर महावीर त्यागी ने डॉक्टर अंबेडकर से कहा, उम्मीद है आप मेरी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे कि काश आप और ड्राफ्टिंग कमेटी के अन्य सदस्य ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जेल का अनुभव कर चुके होते। डॉक्टर अंबेडकर जवाब देते हैं कि मैं कोशिश करूंगा कि आगे यह अनुभव हासिल कर सकूं।
इस पर महावीर त्यागी कहते हैं, मैं डॉक्टर अंबेडकर को यह बताना चाहता हूं, आपको ब्रिटिश सरकार के दौरान जेल जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो संविधान आप अपने हाथों से बना रहे हैं वो उन्हें यह मौका जरूर दे सकता है, क्योंकि एक ऐसा समय भी आ सकता है जब कोई सरकार ऐसी आएगी जो हमारे बनाए इन प्रावधानों का खुलकर अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। उस समय लोगों को पता था कि अगर नागरिक विरोध नहीं करेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अब तो लाइव तस्वीरें आती हैं कि विरोधी नेता के घर पुलिस जाकर बैठ गई है ताकि वे बाहर आकर प्रदर्शन ना कर सकें, और सरकार एक बार नहीं कई बार ऐसा करती है। नहीं बोलने से, डर से नहीं बोलने से आप कागज पर तो नागरिक रहेंगे, लेकिन रहेंगे एक लाश की तरह। बिना निर्भीकता के नागरिक अपना संवैधानिक विस्तार नहीं कर सकता, संविधान मजबूत हो ही नहीं सकता। नागरिक अधिकार संविधान की धारा क, ख और ग में ही सिमट कर रह जाएंगे और इन धाराओं से नई कल्पनाओं का निकलना बंद हो जाएगा। गांधी ने पूरा जीवन लगाया खुद को डर से आजाद करने का और देश को अंग्रेजों की यातना, जेल के डर से मुक्त कराने का। उनका सारा प्रयोग इसी डर और दब्बूपन के खिलाफ था। आज भारत गांधी को याद रखता तो भारत के प्रधानमंत्री ट्रंप के बयानों का जवाब देते, जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने दिया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने दिया। ये सब दब्बू माने जाते थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखा दी। जो मजबूत माने गए चुप रह गए। कारण यह है, आज का भारत निर्भीकता का प्रयोग भूल चुका है। गांधी के नाम को जपता है मगर गांधी को भूल गया है। अब गांधी का मंत्र क्या था भारत के लोगों के लिए और दुनिया भर के लिए? डरो मत, डराओ मत, नफरत छोड़ दो। ये शब्द बड़े नहीं हैं, शब्द छोटे हैं, सरल लगते हैं, लेकिन ये मंत्र जादू का है। डरो मत, डराओ मत, नफरत छोड़ दो। मैंने गांधी के मंत्र का उल्लेख किया है। गांधी के शस्त्र और हथियार क्या थे? एक हथियार तो 4 शब्द का विचार, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। दूसरा शस्त्र, दूसरा हथियार गांधी का था जो उनके बड़े प्रिय भाई रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। उनका जो गीत, रविंद्रनाथ का गीत, एकला चलो रे, और तुम्हारे साथ ना आए तो भी तुम अकेले चलने की हिम्मत करो। और तीसरा शस्त्र गांधी का था जो 15वीं सदी का कि हमारे देश के कवि नरसिंह मेहता ने दिया था, पीड़ पराई जाने रो। जो दूसरे पराए इंसान की पीड़ जानता है वो ही असली ईश्वर का भक्त है। ये गांधी के शस्त्र। आपने सुना होगा, आप कहते भी होंगे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने 2 अक्टूबर 2005 को एक भाषण दिया। इस भाषण का नाम है मजबूती का नाम महात्मा गांधी। इस लेख में प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल कहते हैं कि वे भी समझते थे कभी कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, लेकिन बाद में समझ आया कि मजबूरी तो हिंसा की होती है। हिंसा करने वाला कहता है मजबूरी में हिंसा की, व्यवस्था बनाने वाली सरकार कहती है मजबूरी में हिंसा की गई। इसके बाद भी लोग अहिंसा को मजबूरी कैसे समझते हैं और हिंसा को ताकत, जबकि होना चाहिए उल्टा। इस लेक्चर में पुरुषोत्तम अग्रवाल बताते हैं कैसे गांधी ने ब्रिटिश सत्ता की हिंसा की सजेस्टिव ताकत को, उसके इकबाल को तोड़ दिया। अब उसी लेक्चर को उन्होंने एक पुस्तक का रूप दिया है जिसे दिल्ली में लॉन्च किया गया, मजबूती का नाम महात्मा। राजकमल प्रकाशन से यह किताब छपी है, आप खरीद सकते हैं। गांधी जी के लिए नैतिकता धर्म का प्रतिमान है, धर्म नैतिकता का प्रतिमान नहीं है। और नैतिकता उनके लिए जिन 2-3 चीज़ों से परिभाषित होती है, उनसे पूरा एक चैप्टर इस किताब में इसी बात पर है। कुछ अमेरिकन पादरी उनसे मिलने आए थे, तो उनसे पूछा गया कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आपकी अथॉरिटी निवास कहाँ करती है। तो गांधी जी ने बहुत नाथ किए ढंग से सीने पे हाथ रखा और कहा मेरी अथॉरिटी यहाँ निवास करती है। मैंने वेद को अथॉरिटी, उन्होंने कहा कि मुझे कुरान से भी सांत्वना मिलती है, वाल्मीकि रामायण से भी मिलती है, बाइबल से भी मिलती है, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी तो मेरी यहाँ निवास करती है। जो मेरे विवेक को स्वीकार नहीं है, ऐसे किसी भी धर्मादेश को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई। मोहम्मद अली जिन्ना का निधन हो चुका था। गांधी की हत्या के बाद संविधान सभा की बैठक होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सदस्यों से कहते हैं कि मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर राष्ट्रपिता के प्रति
श्रद्धांजलि अर्पित करें। सभी सदस्य खड़े होते हैं, मौन धारण करते हैं। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, अब मैं आपसे अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, डीपी खेतान, डीएस गुरुंग के प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए कहता हूं, जिनकी दृढ़ प्रतिज्ञा के कारण पाकिस्तान की स्थापना हुई और जिनका निधन हम सभी के लिए अपूरणीय क्षति है। हम सीमा के पार अपने भाइयों को अपनी श्रद्धांजलि भेजते हैं। एक ही दिन, एक ही साथ भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष संविधान सभा ने गांधी और जिन्ना को श्रद्धांजलि दी थी। आज हर सवाल को विरोध के रूप में देखा जाता है। राज्यसभा सांसद मनोज झा का फ्रंटलाइन में लेख है, लोकतंत्र में आज्ञाकारी होने की भावना। अपने लेख में प्रोफेसर मनोज झा बताते हैं, परिवार, स्कूल, धार्मिक संस्थान, आधुनिक राज्य सभी हमें आज्ञाकारी होने की ही ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन सत्ता को कैसे देखा जाए इसकी समझ नहीं देते। वोट देने से पहले लोग चुप रहने के अनुशासन में जीने के आदी हो गए हैं। लेकिन लोकतंत्र केवल आज्ञाकारी होने से नहीं चलता। लोकतंत्र चलता है नागरिकों की असहमति से, विरोध करने से। निरंकुशता घोषणा करके नहीं आती, नियम, कानून, प्रक्रियाओं का सहारा लेकर चुपचाप आती रहती है और एक दिन दिल और देश पर बैठ जाती है। असहमत होना, विरोध करना संवैधानिक सिद्धांत का हिस्सा है, लोकतंत्र की बुराई नहीं है। मनोज झा ने यह लेख उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत रद्द किए जाने के फैसले के संदर्भ में लिखा है। वोटों की हेराफेरी से ही लोकतंत्र खत्म नहीं होता। यह तब भी खत्म होता है जब लोग लोकतंत्र में भागीदार की जगह सिर्फ आज्ञाकारी बन जाते हैं। भागीदार और आज्ञाकारी होने के अंतर को ऐसे समझिए, जब आज्ञाकारी होने के चक्कर में आप सरकार के हर गलत को सही बताने लग जाते हैं, विरोध को अवैध बताने लग जाते हैं, तब आज्ञाकारी होना भी लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। जब सवाल पूछने को लेकर किसी भाषण को सरकार और देश के लिए खतरे के रूप में देखा जाए, बताया जाए, तब समझना चाहिए लोकतंत्र खत्म हो रहा है। इसीलिए विरोध और बहिष्कार निरंतर जरूरी है। इसके बगैर लोकतंत्र तेजी से खत्म होने लग जाएगा। विरोध और बहिष्कार की परंपरा की बुनियाद कहां से आती है? निर्भीकता से। इसीलिए भारत में निर्भीकता का स्केल बनाने की जरूरत है, ताकि आपको यह दिख जाए आप कहां खड़े हैं। पादरी को पीटने वाली भीड़ के साथ खड़े हैं या इस तरह की भीड़ का विरोध करने वालों के साथ। इस हिसाब से आपको जवाब मिल जाएगा, आप निर्भीक हैं या दब्बू हैं। भारत के लोग डरपोक हैं या निर्भीक हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।